अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूरोट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं ये बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी। एगोनिस्ट का मतलब है वो एजेंट्स, वो ड्रग्स जो कि किसी ऑर्गन की, किसी सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं इन्होंने, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो पहले हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने यही बात की थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के नॉर्मल इफ़ेक्ट्स है वो क्या होते हैं। अब हमें पता है कि आइज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मायोसिस होता है। लंग्स के अंदर क्या इफ़ेक्ट आता है, ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सिक्रीशंस हैं ब्रोंक्यूल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पे पेरिस्टालसिस इंक्रीज़ हो जाती है, सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, सलाइवरी सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब है जब हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात करेंगे तो ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं इन्होंने इंक्रीज़ होना है। अब लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूरोट्रांसमिशन की, जिसमें हमने ये देखा था कि एसिटाइल कोलिन कैसे सिंथेसाइज होता है, उसके बाद स्टोरेज कैसे होती है, उसके बाद उसने रिलीज़ होना होता है, फिर उसने बाइंड करना है अपने रिसेप्टर्स के साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसने अपना इफ़ेक्ट देना है। अगर वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। अब जितने भी इफ़ेक्ट्स आने हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एसिटाइलकोलिन के थ्रू, वो बेसिकली आने हैं रिसेप्टर्स की वजह से। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ होगा, हमने न्यूरोट्रांसमिशन में बात की थी कि हमने देखा था कि जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज़ होता है उसके बाद वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये वो रिसेप्टर हैं जो कि इफ़ेक्टर ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। एसिटाइलकोलिन बाइंड करेंगे और उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब हमने बात करनी है ड्रग्स की, लेकिन ड्रग्स ने क्योंकि बाइंड करना है इन रिसेप्टर्स के साथ, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोलिनर्जिक सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो मेजरली हमारे पास इस सिस्टम के अंदर दो मेन रिसेप्टर्स हैं, एक होते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब इन मस्करिनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनकी। मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं M1, M2, M3, M4 और M5। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं NM और NN में। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कोलिनर्जिक इनर्वेशन में। जब भी कोई ड्रग हम लेंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करती होगी, वो इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके अपने इफ़ेक्ट देगी। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, हमें पहली बात ये है कि इनका ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं और इनका मैकेनिज़्म क्या है काम करने का। देखो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की या उन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और उन बातों की भी हम डिस्कशन करेंगे कि आंसर जब कोई स्टूडेंट करता है तो क्या क्या मिस्टेक्स वो कर जाता है, या जो एक्सप्लेनेशन पूछी होती है एक स्टूडेंट से, वो क्या चीज़ें उसको लिखनी चाहिए और वो क्या लिखता है, ठीक है, तो उसमें वो क्या मिस्टेक करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने उसको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको हम बिल्कुल जो है ना प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो M1 रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं नर्व्स के ऊपर। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, आपको इन रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन करें कोलिनो रिसेप्टर्स को, हर रिसेप्टर की लोकेशन बताएं और उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है वो बताएं। तो आपको ये बड़े डिटेल से पता होनी चाहिए बातें। M1 प्रेजेंट है नर्व्स के ऊपर, M2 जो है ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अलावा ये नर्व्स के ऊपर भी प्रेजेंट हैं, नर्व्स के अलावा ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर। और फिर M3 जो हैं ये मेनली हमारे ग्लैंड्स पे प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा ये हमारे जो स्मूथ मसल्स और एंडोथीलियम है वहाँ पे प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स और एंडोथीलियम।
ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। M4 और M5 जो हैं ये CNS के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर हमारी लोकेशंस हैं कि मस्करिनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। NM जो है ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर, जो मसल्स का और नर्व का जंक्शन होता है स्केलेटल मसल्स के ऊपर, ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, NMJ। ठीक है, तो NM जो है, M बेसिकली मसल को शो कर रहा है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट हैं, और N जो है ये स्मॉल n ये नर्व को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व बॉडी के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी नर्व का जो पार्ट है डेंड्राइट, ये उसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी जो हैं ये लोकेशंस हैं कि हमारे जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं या निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है कि ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं इनका काम करने का तरीका क्या है। देखो, हमने जब कोई ड्रग देनी है, आप पहले पढ़ चुके होंगे या अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगी, और उसके बाद उन रिसेप्टर्स को उन्होंने एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद जो है उस ड्रग का इफेक्ट आना है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो बेसिकली इन रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो अगर हम बात करें मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो M1 और M3 हैं, ये दोनों कैसे काम करते हैं कि ये एक्ट करते हैं IP3 और DAG कैस्केड के थ्रू। ठीक है, IP3 और DAG कैस्केड। अब अगर हम इसका प्रॉपरली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें तो जो M1 और M3 हैं ये जाके बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ, जो कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक G प्रोटीन जो है जिसको हम कहते हैं GQ, ये उसको एक्टिवेट कर देंगे। जब GQ एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक हमारे पास PIP2 होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। इसकी जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई एसाइल ग्लिसरॉल में, जिसको हम DAG कहते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। और दूसरा ये कन्वर्ट हो जाएगा IP3 में, जिसको हम इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, जिसको हम IP3 बात कर रहे हैं। अब ये दो चीज़ें बन जाएंगी, किसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो गई, PIP2 की, इसकी वजह से DAG बना और IP3 बन गया। अब ये क्या करेंगे, ये इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम है उसको इंक्रीज़ करवा देंगे। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जब इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करेगा, डिफरेंट काम करेगा। सबसे पहले ये क्या कर सकता है, किसी भी एंजाइम को स्टिमुलेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है, जिसकी वजह से ये हाइपरपोलराइजेशन भी कर सकता है। हाइपरपोलराइजेशन के अलावा ये क्या करवाएगा, सिक्रीशंस करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। तो ये सारे काम होने के बाद जो है हमारी उस ड्रग का जो है वो इफ़ेक्ट आएगा। तो ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। जब भी आप कोई ड्रग आपसे पूछी जाएगी, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछा जाएगा, तो बेसिकली आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि वो ड्रग किस तरह से काम कर रही है। अगर वो ड्रग M1 और M3 के ऊपर एक्ट कर रही है तो वो क्या करेंगे, GQ प्रोटीन जो है हमारे पास उसको एक्टिवेट करके PIP2 की हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसकी वजह से DAG और IP3 बनेंगे। ये क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमारी उस ड्रग के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आएंगे। अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में हम M2 जो रिसेप्टर्स हैं उनकी बात करें तो M2 रिसेप्टर्स सिंपली क्या करेंगे, ये भी GPCR जो हमारे पास रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करके, एक हमारे पास G प्रोटीन है GI, यहाँ पे GQ था, यहाँ पे GI है। GI जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब GI जब एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगा, एडेनिलिल साइक्लेज जो है, एडेनिलिल साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है, ATP को कन्वर्ट करता है ये CAMP में। एडेनिलिल साइक्लेज ATP को कन्वर्ट करता है CAMP में। अगर आप यहाँ देखें, ये एडेनिलिल साइक्लेज है, ये क्या कर रहा है, ATP को कन्वर्ट कर रहा है CAMP में। लेकिन ये जो GI है, जब हम M2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो GI एक्टिवेट हो जाएगा, ये इस एडेनिलिल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। जब एडेनिलिल साइक्लेज इनहिबिट हो जाएगा तो ATP जो है वो CAMP में कन्वर्ट नहीं होगा, तो CAMP के लेवल्स कम हो जाएंगे। जब इसके लेवल्स कम हो जाएंगे तो पोटेशियम की कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पोटेशियम की जब कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म है ख़ास तौर पे हमारे हार्ट के ऊपर। जब हम बात करेंगे आगे ड्रग्स की तो M2 हमने देखा क्योंकि ये हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है,
तो हमने सबसे पहले ये भी बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट कम हो जाता है। वो कैसे कम होता है? इस मैकेनिज़्म के थ्रू। M2 एक्टिवेट होगा, GI प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, एडेनल साइक्लेज जो है इनहिबिट हो जाएगा, CAMP नहीं बनेगा, पोटेशियम कंडक्टेंस हो जाएगी इंक्रीज़, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये काम करेंगे। इसके बाद M4 और M5 जो हैं इनका मैकेनिज़्म क्या है? M4 जो है वो CAMP वाले मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, इस मैकेनिज़्म को, ठीक है, और जो M5 है वो IP3 और DAG कैस्केड को फॉलो करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये किस तरह से काम कर रहे हैं या इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। फिर हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर जो हैं, चाहे वो NM है चाहे वो NN है, ये क्या करते हैं? सोडियम की जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करवा देते हैं। सोडियम जब भी इंक्रीज़ होगी तो डीपोलराइजेशन होगी। तो इस तरह से हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो काम करेंगे। तो ये आपको, जब हमने ड्रग्स की बात करनी है, देखें आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि एक्सप्लेन करें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को या कोलिनो रिसेप्टर्स को, कोलिनोसेप्टर्स को। तो आपको ये बताना है कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर पहली बात आपने बतानी है कि रिसेप्टर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर आपने उसको ये बताना है कि इनकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उन रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है, फिर उन रिसेप्टर्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में बताएंगे तो उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप रिसेप्टर्स को देखें इस लेक्चर में। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो अब हम देखेंगे ड्रग्स की, कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं इन रिसेप्टर्स के ऊपर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं।